Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we are going to discuss CSAT 2011. तो आज इस लेक्चर में हम रीजनिंग का 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन ए रेस। कोई रेस हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई हमारी रेस हो रही है, तो उसमें जो हिस्सा जो लेंगे सिर्फ स्टूडेंट लेंगे, ओनली स्टूडेंट। ओके, ये स्टूडेंट की बात कर रखा है कि इसमें स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकते हैं और कोई भी नहीं ले सकता। ओके, सम पार्टिसिपेंट्स इन ए रेस आर गर्ल्स। अब देखो स्टूडेंट होते हैं हमारे, तो स्टूडेंट में बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। तो इसने कहा है सम पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर गर्ल्स। उसमें क्या है, कुछ लड़कियां भी हैं। ओके, यानी कि रेस जो ले रही हैं बॉयज के साथ साथ लड़कियां भी हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। अब जितनी भी गर्ल्स थी जिन्होंने रेस में हिस्सा लिया था, उन्होंने कहा कि कोचिंग के लिए उनको बुलाया गया है। भाई किसी कोचिंग ने ऑफर दे दिया कि भाई आप हमारे यहाँ कोचिंग करेंगे, तो ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। ठीक, कोचिंग के लिए उन्हें इन्वाइट किया गया है। अब आगे क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट्स। अब इससे क्या हमें कंक्लूजन निकालना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। देखो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने किसको बुलाया है, ओनली गर्ल्स को बुलाया है कोचिंग के लिए। जितनी भी गर्ल्स थी जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट करा था, तो कोचिंग के लिए उनको इन्वाइट किया गया था। ओके, बॉयज को नहीं। लेकिन इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है ऑल पार्टिसिपेंट्स आर इन द रेस, तो उसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन हमारा गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बी ऑप्शन हमारा, ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। तो देखो ये भी गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स में बॉयज भी थे, लेकिन कोचिंग के लिए क्या है कि बॉयज को बुलाया ही नहीं था। किसको बुलाया था? ओनली फॉर गर्ल्स को। ठीक, ऑप्शन सी क्या है, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये हमारा बिल्कुल सही होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहली कंडीशन थी कि ओनली स्टूडेंट्स रेस में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है ना, पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारी गर्ल्स क्या है, गर्ल्स हमारी क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी में क्या है, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर स्टूडेंट। उस रेस में जिस किसने भी हिस्सा लिया था वो सभी के सभी क्या थे, स्टूडेंट्स थे। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट इज द मिसिंग नंबर्स। इसमें 2 फिगर दे रखे हैं, ये और ये। ऐसा पूछा है कि ये मिसिंग टर्म हमारी क्या होगी। अब देखो इस वाले फिगर में देखेंगे तो 2 है और 80 है, 6 है, 24 है। इस वाले फिगर में देखेंगे 3 है, 120 है, और ये वैल्यू पूछ रखा है, इसमें दे रखा है 36। ओके, देखो मैं इसमें क्या है कि एक रिलेशन देखता हूं। अगर मैं यहाँ पर 2/80 करके देखता हूं तो क्या आएगा मेरा, 1/40। ओके, अब देखो मैं ऐसे इसमें करके देखता हूँ। इस वाले में जब मैंने इसमें करा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें करके देखता हूँ। 3/120। देखो 3/120 करूंगा तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/40। इसका मतलब क्या है, देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर हम करते हैं तो हमारा सेम आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो भी हमारा सेम आना चाहिए। तो अगर मैं करता हूँ 6/24, तो इसका जब रेशियो आएगा तो 1/4 आ गया। अब मैंने मिसिंग टर्म को x मान लिया, तो x/36 ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 1/4 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर 36/4, और ये कितना गया, 9 टाइम्स गया, तो x बराबर 9। अगर मैं देखूं 9/36 करूंगा तो मेरा रेशियो क्या आएगा, अगर 9/36 करा तो 1/4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका भी रेशियो और इसका रेशियो हमारा सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है 9 रख के देख लूं तो ओके, तो हमारा क्या है, ऑप्शन सी में आ रहा है 9, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो। इसने क्या एक फिगर दे रखी है और उसमें क्या पूछा इसने, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव ग्रिड। इसमें पूछा इसने कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे कितने होंगे। ओके, अब देखते हैं इसे हम। ये हमारा ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल की देखो ये साइड है 1 2 3 4, तो हमने क्या करा, इस साइड को हमने एक्स मान लिया कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ओके, और इसको भी हमने फिर एक्स मान लिया, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। हमने क्या करा, ये जो हमारी साइड थी उसको छोटे छोटे एक्स में हमने डिवाइड कर लिया।
अब हम बात करते हैं जिसकी साइड ओनली एक्स रही हो, यानी कि साइड एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? देखो साइड एक्स का मतलब है कि ये वाला ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। बाकी ये तो ट्राइंगल नहीं होंगे। ओके, तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जिनकी एक साइड रहेगी, तो इसमें कितने आए? इसमें आए 12 ट्राइंगल, यानी कि 12 हमारे ट्राइंगल आए, यानी कि जिसकी साइड ओनली एक्स थी। ऐसे कितने ट्राइंगल है? 12 हैं। अब क्या करना है? देखो हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं जिसकी साइड 2x हो, यानी कि साइड हमारी 2x हो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? तो देखते हैं। तो हमारा एक ट्राइंगल तो ये हो जाएगा, ठीक। एक ट्राइंगल देखो हमारा ये हो जाएगा, दो ट्राइंगल हो गए। एक ट्राइंगल हमारा देखो ये हो जाएगा, तीन ट्राइंगल हो गए। कलर चेंज कर लेते हैं हम। और देखो एक ट्राइंगल हमारा ये हो जाएगा, चार हो गए। एक ट्राइंगल देखो हमारा ये हो जाएगा, पांच हो गए। एक ट्राइंगल देखो हमारा ये हो जाएगा, छह ट्राइंगल हो गए टोटल। अब एक चीज और देखेंगे, गौर करेंगे तो देखो ये वाला ट्राइंगल भी हमारा, अगर हमने गौर करेंगे तो ये वाला ट्राइंगल, ये भी तो एक ट्राइंगल है हमारा, जिसकी साइड 2x है। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 6 + 1 = 7 ट्राइंगल हो गए, यानी कि 7 ट्राइंगल कौन से? जिनकी साइड क्या है? 2x है। ओके, अब हम बात करते हैं जिसकी साइड क्या है? 3x हो, यानी कि साइड हमारी क्या हो? 3x हो। तो ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे? तो देखो हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, हमने रफ कर दिया। अब देखते हैं जिसके साइड हमारी 3x हो, तो देखो देखते आते हैं। एक ट्राइंगल तो देखो ये बन जाएगा हमारा, जिसकी साइड क्या हमारी 3x है। ओके, और कौन सा बन सकता है? देखो एक ट्राइंगल हमारा ये बन जाएगा, जिसकी साइड 3x होगी। ओके, और कोई बन सकता है? एक ट्राइंगल देखो हमारा ये बन जाएगा। ओके, और कोई बन सकता है? तो देखो अब बाकी अब नहीं बन सकते, तो कितने ट्राइंगल हो गए? 1 2 एंड ये पूरा एक 3 हो गया था ये वाला। तो ऐसे 3 ट्राइंगल हो गए जिसकी साइड 3x है। ओके, हम इसको क्या करते हैं? इसको इरेज कर देते हैं हम। अब देखो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड हमारी 4x हो, ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे? तो देखो 4x में होता है, इसको एक ले लेंगे हम, फिर इसको एक ले लेंगे हम, फिर इसको एक ले लेंगे। ओके, जिसकी साइड हमारी क्या है? 4x है। तो टोटल कितने ट्राइंगल बने? देखो इसमें एक ही बन रहा है, एक ट्राइंगल बन गया। तो हम ये कह सकते हैं टोटल ट्राइंगल कितने हुए? टोटल ट्राइंगल्स कितने बने? 12 और 7 19, 19 और 3 22 और 1 23। ओके, यानी कि मेरे टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए? टोटल ट्राइंगल्स हो गए मैं 23, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम जो बड़ी उसकी जो साइड है उसको छोटी छोटी साइडों में डिवाइड कर लें, और उसके बाद में हम उसको एक एक करके सॉल्व करते जाएं। ओके, चलते हैं, बहुत इजी था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर 3 आइटम्स दैट फॉलो। इसने क्या एक पैसेज दिया है, और उस पैसेज के बेस पर हमें क्या है 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। ओके, पैसेज क्या है हमारा? A B C D and E आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अब इसमें क्या है कि A B C D E एक फैमिली के मेंबर हैं। ओके, देयर आर 2 फादर्स, 2 सन्स, 2 वाइफ्स, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। इसमें क्या है? 2 फादर हैं, 2 सन हैं, 2 वाइफ्स हैं एंड 3 मेल एंड 2 फीमेल हैं। तो देखो हम क्या करेंगे? देखो हम मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर से, और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। ठीक, इसमें मेल कितने हैं? 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। ओके, तो देखो एक तरह से अगर मैं इसकी ट्री बनाना चाहूं कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, उसमें से 3 मेल और 2 फीमेल हैं, तो किस तरह से आएंगे? मैं आपको पहले भी प्रीवियस ईयर में बता चुका हूं कि हम क्या करेंगे, हम एक ट्री क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, ट्री बना लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को अपनी फैमिली से रिलेट करके देखते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, 3 मेल का मतलब समझ हो, दिस एंड दिस। देखो 3 मेल ये हो गए। उसके बाद में 2 फीमेल। देखो अगर इस मेल की शादी हम करा दें फीमेल के साथ, ठीक, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो देखो अपनी फैमिली से कैसे हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि देखो इसको हमने दादा मान लिया, इसको पापा मान लिया, और इसको हम खुद मान लिया। तो देखो दादा, पापा और हम खुद हैं। तो ये हमारी दादी, ये हमारी मम्मी।
ठीक, इस तरह से हमने क्या करें, क्योंकि एक फैमिली में 3 मेंबर हो सकते हैं। अब देखो इस तरह से 2 फादर हो गए, देखो ये मेरे फादर के फादर हैं और ये मेरे फादर हैं, तो देखो 2 फादर हो गए और 2 सन हो गए, देखो इनका सन ये और इसके सन ये, तो 2 सन हो गए। ओके, अब वाइफ भी 2 हो गई, ये इनकी वाइफ और ये इनकी वाइफ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ ए लॉयर। इसमें क्या करा है, जो टीचर जो है वो किसकी, लॉयर की वाइफ है। तो देखो अब टीचर, इसका मतलब ये वाइफ है, इसका मतलब ये होगा टीचर को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से करेंगे, तो ये हमारी टीचर हो गई। वो किसकी वाइफ है, वो वाइफ है हमारी लॉयर की। ओके, ये आ गया यहाँ तक। टीचर वॉज द वाइफ ऑफ द लॉयर हु वॉज द सन ऑफ द डॉक्टर। अच्छा, और ये क्या, डॉक्टर के सन है कौन, लॉयर, तो इसका मतलब ये क्या आएगा कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर आएगा। अब ये डॉक्टर में उसने ये नहीं बताया है कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, बस ये बताया है कि जो लॉयर जो है वो डॉक्टर का सन है, बेटा है। ओके, आगे क्या कहा इसने, इज नॉट मेल। अब देखो ई की बात है, कहा इसने ई हमारा मेल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ई हमारा फीमेल होगा, ठीक है ना। जब फीमेल होगा तो फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा ई हो गया। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, नाइदर आल्सो ए वाइफ ऑफ द प्रोफेशनल, और वो किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। तो देखो एक चीज देखें, ये टीचर है, ये लॉयर है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गई, ठीक। अब ये 2 प्रोफेशनल हो गए। अब जगह कि ई जो है वो मेल नहीं है, इसका मतलब फीमेल है, और उसने क्या कहा है वो किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। और इसमें क्या कहा है कि ई ना तो मेल है और वो ना ही किसी प्रोफेशनल की वाइफ है। इसका मतलब क्या है कि प्रोफेशनल मतलब कि तो टीचर भी प्रोफेशनल है और डॉक्टर भी प्रोफेशनल है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर खुद एक क्या होगी, फीमेल रही होंगी, ठीक है। अब जब ये फीमेल रही होंगी तो इसका मतलब ये है कि वो किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि इनका जो हस्बैंड रहा होगा वो कोई एक प्रोफेशनल नहीं रहा होगा, ठीक। ओके, अब देखो इसने बताया था कि डॉक्टर ई जो है वो क्या है, किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर ई हो गया। इसका मतलब हो गया डॉक्टर ई, यानी कि इसका हमारा बात होगी डॉक्टर ई जो है प्रोफेशनल है। ओके, अब इसने आगे क्या कहा है, सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। अब देखो सी क्या है, यंगेस्ट पर्सन है। तो अब देखते हैं यंगेस्ट पर्सन कौन होगा इस फैमिली में। अगर बात करें, इस ट्री की बात करें, तो यंगेस्ट पर्सन कौन होगा, देखो ये वाला होगा। देखो यंगेस्ट कौन होगा, ये वाला होगा। एक तरह से अगर आप अपनी फैमिली से रिलेट करेंगे तो हम खुद होंगे, यानी कि ये हमारा यंगेस्ट पर्सन होगा, सबसे छोटा। ओके, एंड डी इज द एल्डेस्ट पर्सन, एंड डी इज द एल्डेस्ट, और डी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब देखो ई तुम्हारा ये था, तो ये क्या होगा, ये होगा डी होगा। ओके, कि डॉक्टर की फैमिली थी, तो देखो यहाँ से होगा, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया। ओके, देखो अब समझ में आ रहा है। और ई क्या है, ये हमारा डॉक्टर है। ओके, इसका मतलब ये नीचे की ट्री थी, इसका मतलब फीमेल, यानी टीचर ये हो गए। ओके, और लॉयर ये हो गया। अच्छा, आगे क्या कहा है, बी इज द मेल, तो बी मेल है, देखो ये डी हो गया, ई हो गया। अब बचा ये वाला इनमें से मेल, तो ये मेल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बी हो गया, हमारा बी मेल हो गया। इसका मतलब क्या बचा, देखो और सी ये हो गया, बी ये हो गया, डी ये हो गया, ई हो गया, यानी कि क्या बचा हमारा बचा ए। तो ए जो हमारी टीचर है। तो देखो समझ में आई ट्री कैसे बन गई, बहुत इजी था। हमें क्या करा कि एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे और एक दूसरे को रिलेट करते जाएंगे और इस तरह से हमारी ट्री बन जाएगी। एक ट्री बनने के बाद में अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपनी फैमिली से रिलेट कर लें। ओके, तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द डी रिलेटेड टू ई। अब देखो डी ई से क्या रिलेटेड है, तो देखो डी और ई की बात करें तो देखो ये क्या है, ये आपस में क्या है, अगर इनकी बात करेंगे देखो तो ये आपस में क्या है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक। तो हस्बैंड, सन, फादर या वाइफ। डी क्या है, डी ई की वाइफ है, तो हम ये कहेंगे ई क्या है, इसका मतलब ई जो है डी का हस्बैंड है। तो ये पूछा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, ई डी का क्या है, तो हम ये कहेंगे क्या रिलेट करते हैं कि ई जो है डी का हस्बैंड है। तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, ई क्या है, डी का हस्बैंड है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, इसने कहा है हु आर द फीमेल इन द ग्रुप। तो देखो अगर पीछे देखें एक बार, देखो फीमेल कौन है, फीमेल हमारी ई है और ए है ग्रुप के अंदर। ओके, तो ई एंड ए, तो अब देखो सी ई ये नहीं होगा, सी डी ये भी नहीं होगा, ई एंड ए। ओके, ये हमारा रहेगा राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर, ई एंड ए। देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हुज वाइफ इज द
टीचर, तो टीचर किसकी वाइफ थी? तो देखो, अब देखो ये टीचर की बात कर रहा है, ये वाली चीज, ठीक, किसकी वाइफ है? वो लॉयर की वाइफ है जो बी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके, बी। ठीक है, समझ में आया आपको? इजी था। बस क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या है, एक ट्री बना ले रहे हैं, और ट्री बनाने के बाद में उसके क्वेश्चंस को हम पढ़ते जाएं, और हम आसानी से हमारा ये सॉल्व होते जाएगा। ओके, बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग आर्गूमेंट। ठीक है, हमें एक आर्गूमेंट दे रखा है, इन ऑर्डर टू बी ए टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। इसमें क्या है कि कोई टीचर है, ठीक है भाई, टीचर है, वो मस्ट है ग्रेजुएट होना कॉलेज से। यानी कि ये है कि अगर जो हमारे, ये मैंने मान लिया, अगर इसको मैं देखूं वेन डायग्राम के थ्रू, ये मेरे ग्रेजुएट हैं, तो इनको मस्ट है कि ये टीचर जो ग्रेजुएट होंगे वही टीचर बनेंगे, ये मस्ट कंडीशन है। तो मैं कह दूंगा ये मेरे टीचर हैं। ओके, यानी कि टीचर हैं जो ग्रेजुएट हैं, ये कंडीशन मस्ट है टीचर के लिए। ओके, आगे चलते हैं। ऑल पोएट्स आर पुअर। अब देखो उसने क्या कहा है, किसने बात करी है? पोएट्स की, कि सभी पोएट्स जो है वो क्या है? पुअर है। इसने कहा है सभी पोएट्स। अगर मैं कहूं, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरे पोएट्स हैं। ओके, अब ये क्या है, सभी पोएट जो है पुअर हैं, यानी सभी पोएट्स की बात कर रहा है। तो देखो मैं ये कह सकता हूँ, ये देखो ये वाला मेरा डायग्राम हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डायग्राम हो गया पुअर का। यानी कि जो पोएट जो है वो सभी पोएट जो है वो पुअर के अंदर आएंगे, यानी कि सभी पोएट्स पुअर हैं। ओके, ये कंडीशन होगी। अब इसने कहा है सम मैथमेटिक्स आर पोएट्स। इसने कहा है कुछ मैथमेटिक्स जो है पोएट्स हैं। इसका मतलब क्या है? देखो इसका वेन डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। अगर ये मेरा मैथ का डायग्राम है, ठीक, ये मेरा मैथ का है, ये मेरा मैथमेटिक्स का है। इसमें क्या है, कुछ मैथमेटिशियन क्या है हमारे पोएट्स हैं। इसका मतलब देखो ये वाला हो गया, इसमें से कुछ जो हमारे क्या है मैथमेटिशियन है। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखो ये वाले जो यहाँ ये पूरा जो हिस्सा था, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे क्या होंगे, ये पुअर भी होंगे मैथमेटिशियन। ओके जी, आगे क्या कह रहा है इसने? आगे कहा है नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर। तो ये कहा है कि जो कॉलेज में ग्रेजुएट नहीं थे, जो कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं थे, वो क्या है, वो पुअर है। वो क्या है, हमारे पुअर हैं। इसका मतलब ये क्या है कि देखो इसने ये भी कहा है कि जो हमारे ग्रेजुएट थे वो टीचर हैं, और सभी जो हमारे पोएट्स हैं वो हमारे हमारे क्या थे, वो पुअर हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेजुएट नहीं होंगे। तो उसको मैं कट कर देता हूँ, यानी कि इन दोनों में कोई मेरा एक तरह से रिलेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हो गया। अब आगे क्या कहा है इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंक्लूजन रिगार्डिंग द एबव आर्गुमेंट। अब देखो इस आर्गुमेंट के रिगार्डिंग कौन सा हमारा कंक्लूजन सही नहीं है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सम मैथमेटिशियन आर नॉट टीचर। इसमें कहा कि कुछ मैथमेटिशियन जो है ना वो टीचर नहीं है। तो अगर बात करें इसकी कि ये सही कह रहा है नहीं कह रहा, तो देखो सही बात है एक तरह से भाई, जरूरी नहीं है कि हमारे मैथमेटिशियन जो है वो टीचर ही हो, समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि देखो ये हमारे कुछ पॉइंट्स तो दे रखा है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि टीचर और मैथमेटिशियन में इसने रिलेशन नहीं बताया कि टीचर और मैथमेटिशियन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये जरूरी कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन को फॉलो ही करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन एक तरह से सही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है इसने कि नॉट वैलिड, यानी कौन सा वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये वैलिड है, मतलब हमारा ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट वैलिड पूछ रहा है और ये वैलिड है। अच्छा, अब ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें टीचर्स आर नॉट पुअर। अब देखो टीचर्स की बात कर रहा है, जो टीचर जो है वो पुअर नहीं है। तो पुअर कौन है? पुअर वही है जो पोएट्स हैं, और टीचर कौन है? जो ग्रेजुएट हैं, जो हमारे पुअर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा क्या इसने, नॉट वैलिड। अब डी में पोएट्स आर नॉट टीचर। अब जाहिर सी बात है कि पोएट जो है वो हमारे टीचर नहीं है। क्यों? कि एक तरह से एक दूसरे में रिलेटेड हो जाएंगे, जो हमारा पहले बताया कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा वैलिड है। तो इसका मतलब ये पूछा क्या इसमें, इनवैलिड। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है बी, सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियन। ठीक, तो इसमें क्या है कि यही है जो हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। ये हमारे क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा, यानी नॉट वैलिड है। तो आंसर बी इज करेक्ट इसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाउसेस ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन ए रोड गोइंग नॉर्थ एंड साउथ। देखो क्या है कि कोई हमारा एक रोड है,
नॉर्थ और साउथ है, ठीक। तो उसके बाद में एक घर इधर है और एक घर हमारा इधर है, ओके। अब ए का घर और बी का घर क्या है, एक दूसरे का उनका फेस जो है एक दूसरे के सामने है, ओके। ए बिंग ऑन द वेस्टर्न साइड, ए क्या है वेस्टर्न साइड में, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या होगा कि ए हमारा इधर है, बी हमारा कहाँ होगा, देखो ये हमारा वेस्ट में हो गया और तो बी हमारा ईस्ट में हो जाएगा, ओके। ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, टर्न लेफ्ट, ट्रेवल 5 किलोमीटर। इसने कहा है कि देखो ए अपने घर से बाहर आया, ये बाहर आ गया, उसके बाद में क्या है कि वो लेफ्ट, अब देखो जब इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट में टर्न कर गया, लेफ्ट का मतलब ये है कि वो इधर की तरफ, क्यों, क्योंकि अपने आप को रख के हम देखेंगे तो देखो हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो हमारा फेस की तरफ इधर रहेगा, तो हमारा क्या है कि ये कहाँ पे कितना चला है, ये चला है 5 किलोमीटर, ओके, यानी कि वो 5 किलोमीटर चला अपने घर से, तो हमारा 5 किलोमीटर चला। उसके बाद में क्या है, टर्न राइट, ट्रेवल 5 किलोमीटर टू द फ्रंट ऑफ डी हाउस। इसने क्या कहा है, उसके बाद में ये राइट में टर्न हो गया, तो इसके यहाँ पे पहुंचने के बाद में इसका राइट क्या होगा, जो हमारा, इसका राइट क्या होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसी का राइट होगा, तो ये यहाँ पे गया, कितना चला 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर के जाने के बाद में ये डी के घर पहुंच गया, ओके। अब आगे देखते हैं, बी डज एग्जैक्टली द सेम एंड रीचेज द फ्रंट ऑफ सी हाउस। बी ने भी क्या है सेम यही करा, देखो बी अपने घर से बाहर निकला, तो बी अपने घर से बाहर निकला होगा, बाहर निकलने के बाद में अब ये लेफ्ट पे घूम रहा है, तो देखो इसका लेफ्ट ऊपर होगा या नीचे होगा, इसका लेफ्ट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ओके। लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाने के बाद में 5 किलोमीटर तक लेफ्ट में गया, उसके बाद में राइट में गया, तो देखो राइट में जब जाएगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ, इसका जो जाने के बाद में इसका राइट जो होगा वो होगा वेस्ट की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे जाने के बाद में वो 5 किलोमीटर इधर गया, और जाने के बाद में वो सी के घर के सामने खड़ा हो गया, ओके, ये सी का घर पहुंच गया, तो ये कितना है 5 किलोमीटर, ओके। आगे क्या कह रहा है, इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सी एंड डी लाइव ऑन द सेम स्ट्रीट। अभी देखो सी और डी क्या एक ही स्टेट में रहते हैं, एक ही रोड पे रहते हैं, बताइए, नहीं भाई, क्या है कि एक दूसरे से बिल्कुल एक तरह से अलग अलग है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी हाउस फेस साउथ, अब देखो सी का जो फेस है वो साउथ की तरफ है, नहीं, देखो सी का जो फेस है, सी हाउस का जो फेस है वो कहां पर है, वो उसका फेस जो है ईस्ट की तरफ है, ओके, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या है, द हाउसेज ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 12 किलोमीटर अपार्ट। अब ये बात कर रहा है कि सी और डी के बीच के जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से कम है। अब ये देखते हैं, अब देखो जब ए यहां से चला, फिर यहाँ पे चला 5 किलोमीटर, यहाँ से चला 5 किलोमीटर इधर चला, ओके, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अब देखो जब मैं ये देखता हूँ कि इसके जस्ट सीधे सीधे एक ट्रायंगल इस तरह से हम बना सकते हैं, हम बिल्कुल बना सकते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ओके, यानी कि मतलब इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये वाली डिस्टेंस होगी। यहाँ पे अगर मैं कोई पी मान अपना पॉइंट मान लेता हूँ, तो देखो डी ये हो गया, ये मेरा पॉइंट पी हो गया, ठीक। अब ये डी पी कितना हो गया, देखो यहाँ से जब यहाँ तक चला था तो 5 ये था और 5 ये है, तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, ओके। अब इसी तरह से क्या करेंगे, तो पी और सी है, तो पीसी, पीसी कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं देखूं पीसी यहाँ से यहाँ तक तो 5 किलोमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दूरी हमारी सेम है, तो ये हमारा 10 किलोमीटर होगा, ओके। पूछ क्या रहा है, सी और डी के बीच की दूरी, तो एक तरह से क्या है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो हम ये कहेंगे सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, डी पी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा 100 प्लस 100, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा आ गया 200, यानी कि सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा अंडर रूट 200, ओके। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196 होता है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और हमारा अगर 15 का स्क्वायर देखेंगे तो वो कितना होता है 225। तो अब देखो ये हमारा कितना आ रहा है 200, इसका मतलब ये क्या है कि इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो किसके बीच में आएगी, इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो किसके बीच में आएगी, 14 और 15 के बीच में आएगी, ओके। इसका मतलब ये क्या है कि हमारे आंसर बिल्कुल सही है, सी और डी की जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन 20 किलोमीटर होगी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं,
आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग 3 आइटम्स। ओके, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके हमें आंसर बताना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, स्टडी द ग्राफ दैट फॉलोज एंड आंसर द 3 आइटम्स गिवन इन द फिगर। अब देखो ये फिगर दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है इस फिगर में एक्स एक्सिस पर हमारा, और वाई एक्सिस पर क्या दे रखा है हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, यानी कि ये बैक्टीरिया दे रखे हैं। ओके, ड्यूरिंग ए पार्टी ए पर्सन वॉज एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड वाटर। भाई क्या क्या, एक पार्टी के ड्यूरेशन में एक पर्सन ने क्या करा कि एक कोई खराब पानी पी लिया। ओके, अ फ्यू डे लेटर शी डेवलप्ड फीवर एंड लूज मोशंस। कुछ दिन के बाद में उसको बुखार और लूज मोशन हो गए। ही सफर्ड फॉर सम डेज बिफोर गोइंग टू ए डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। अब कुछ दिन के बाद में क्या क्या हुआ, वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए गया। On starting the treatment, he soon became better and recovered completely a few days later. जैसे उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा उससे कुछ दिन बाद वो क्या है ठीक होने लगा। ओके, धीरे धीरे। The following graph shows different phases of the person disease condition as regions A, B, C, D and E of the curve. अब देखो इसने क्या कहा कि कर्व दिया है और उसमें इस डिसीज की क्या डिफरेंट रीजन दे दिए हैं, क्या A, B, C, D एंड ई। ओके, अब ये उसने रीजन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर बताने हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन्स ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड्स टू इंक्यूबेशन फेज ऑफ द इन्फेक्शन। देखो देखो इंक्यूबेशन फेज जो उसको कहते हैं जब हमारी क्या है धीरे धीरे बीमारी हमारी स्टार्ट होने लगे। ठीक, जब हमारी यानी कोई भी चीज इनिशियल स्टार्ट हो रही हो तब हम कहेंगे उसको कहेंगे इंक्यूबेशन फेज। यानी कि क्या है कि देखो जब हमें कभी बुखार आता है, बुखार आने से पहले हमें क्या होता है कि थोड़ा हमारे बॉडी में पेन धीरे धीरे होने लगता है, थकान सी महसूस होती है, उसके बाद में फिर हमें फीवर आने लगता है। ठीक, तो देखो कौन सा रीजन था, तो इंक्यूबेशन फेज का रीजन देखो कौन सा था, तो देखो अभी जे ए वाला, ए रीजन क्या है कि अभी ये धीरे धीरे से सिस्टम क्या है, देखो बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस कंडीशन को कहते हैं कि धीरे धीरे बैक्टीरिया पूरी तरह से बढ़ी नहीं है, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे फिर क्या होगा बीमार होने लगेगा और एक कंडीशन आ जाएगी कि उसकी बीमारी पीक पे पहुंच जाती है। फिर धीरे धीरे हम उसका इलाज कराते हैं, इलाज कराने के बाद में क्या है वो धीरे धीरे वो पर्सन सही होने लगता है। ओके, तो क्या है इसका आंसर क्या होगा ओनली ए, यानी कि ये क्या हमारा इंक्यूबेशन फेज है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट्स दैट द पर्सन बिगिन शोइंग द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो ये क्या है कि इन्फेक्शन के सिस्टम कब दिखाई देने लगे, तो देखो क्या है कि पहले तो धीरे धीरे हम बीमार, हमें थकान सी महसूस होती है, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। अब क्या है कि धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगती है तो हमें वो सिम्टम्स क्या हमें दिखाई देने लगते हैं। तो देखो बी कंडीशन पे यानी बी रीजन पे हम ये कह सकते हैं कि भाई इस वाले रीजन पे अब क्या है कि हमें सिम्टम्स जो है कि हम बीमार हो गए हैं, वो पर्सन बीमार हो गया तब के सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगे ओके उस पर्सन के, तो क्या है ये बी रीजन होगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है बी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा विच रीजन्स ऑफ द कर्व इंडिकेट्स दैट द ट्रीटमेंट यील्डेड इफेक्टिव रिलीफ। अब इसमें ये कह रहा है कि उसको कब रिलीफ मिलने लगा। ठीक, हम देखेंगे देखो स्टार्टिंग में हमारे क्या बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़े धीरे धीरे बढ़े धीरे बढ़े और डी रीजन पे पीक पे पहुंच गए। अब जैसे ही धीरे धीरे बैक्टीरिया घटने लगेंगे तो क्या है कि रिलीफ मिलने लगेगा। तो देखो ई रीजन पे क्या है, तो यहाँ पे मैक्सिमम थे और ई रीजन पे क्या है इसको धीरे धीरे बैक्टीरिया उसके घटने लगे तो क्या उसको रिलीफ मिलने लगा, तो हम कहेंगे ई रीजन पे क्या है उसको रिलीफ मिलने लगा है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा आंसर सी, यानी कि रीजन ई। ओके, बहुत इजी था। अच्छा ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस क्या है कि हमें ग्राफ को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, उसके बाद में ये फ्री के ही नंबर होते हैं हमारे। अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम लगे आपको तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलोज। इसने क्या है देखो इसने एक फिगर दे रखी है और ये फिगर में क्या है OP1 और OP2 है। तो ये OP1 और OP2 क्या है कि दो हमारे मिरर हैं और जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एक हमारी लाइट है S जो OP1 पर हमारी क्या हो रही है पड़ रही है। ओके, इन द फिगर शोन above OP1 and OP2 are two plane mirror keep perpendicular to each other। भाई दो मिरर हैं जो एक देखो ये मिरर है एक और एक ये मिरर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, S is the direction of the beam of the light falling on the mirror OP1।
अब इसने कहा है कि हमारी लाइट है, लाइट बीम एस है जो क्या है OP1 पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके, पड़ रही है। द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम द मिरर OP2 विल बी, इसने कहा है कि जो अब डायरेक्शन क्या होगी अगर ये लाइट हमारी OP1 पे पड़ेगी। तो एक चीज हम देख लो, हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि अगर कोई हमारा मिरर है, ठीक, और देखो हमारी एक लाइट आई, जो लाइट आती है, ठीक, इससे लेते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसको इस मिरर पर अगर ये हमारा OP हमने मिरर मान लिया है तो इस मिरर पर टकराएगी और टकराने के बाद में ये यहां से चली जाएगी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक हमारी होती है नॉर्मल, इससे अगर n और अगर हम n डैश ले लें तो ये नॉर्मल होती है। तो देखो कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशन होती है, देखो ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इनकी इंसिडेंट एंगल और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमारा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, ओके। तो अब देखो जब ये S जो है ये बीम लाइट इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में देखो ये यहाँ पे चली जाएगी, ओके। अब जब ये यहाँ पे जाएगी तो अब इस मिरर पर पड़ा तो क्या कंडीशन थी कि एक तरह से ये इसके लिए इंसिडेंट रहती और वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब ये लाइट यहाँ से इस तरह से आई, ओके, इस तरह से आने के बाद में लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में अब ये लाइट इससे इस पे पड़ने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये यहाँ से इस तरह से चली जाएगी। तो ये क्या है कि वो ये मिरर की कंडीशन होती है। अब हम क्या है ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एस, एस जो होगा परपेंडिकुलर होगा क्या OP पर, देखो परपेंडिकुलर क्या क्या मतलब होता है, 90 डिग्री आए, इसे हम कहते हैं कि अगर मेरा AB है और ये मेरा MN है तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री ये, और 90 डिग्री ये बनाएगा। तो क्या ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ओके, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी कहते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ एस। अब इसने कहा है कि जो एस की डायरेक्शन होगी वो 45 डिग्री होगी। तो देखो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी डायरेक्शन जो होगी 45 होगी, क्यों, क्योंकि हम ये कहेंगे देखो यहाँ से अगर हम एक तरह से इसे हम नॉर्मल मान ले रहे हैं, इस लाइन को अगर नॉर्मल लाइन माना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये मेरा थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा, ओके। तो हमें ये नहीं मालूम कि हमारा एंगल ये 45 होगा या नहीं होगा, तो हम ये नहीं कह सकते। आगे क्या कहा है, तो फिर क्या है कि ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसने ऑप्शन सी क्या है, अपोजिट एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एस, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्यों, कि देखो यहाँ पे ये लाइट इस तरह से आ रही थी, ठीक, और यहाँ पे ये लाइट इस तरह से जा रही है एस हमारा, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर थी और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ओके। उसके बाद में अब देखो ये इसके पैरेलल है, हाँ ये इसके पैरेलल है। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए। हम ये पैरेलल लाइन है तो हम कहेंगे अगर देखो एक की डायरेक्शन ऐसी है इधर है, तो और दूसरे की डायरेक्शन उसके अपोजिट में इधर है, तो ये वही लाइन हो रही है, ठीक। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। इजी था। हमें क्या है कि ये हमारा हाई स्कूल के मिरर का कॉन्सेप्ट है, तो हमें इस चीज को एक बार देख लेना चाहिए, ठीक। एक बार आप जो है ना, ये हाई स्कूल की फिजिक्स में है ये चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तो वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके।